नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। क्या भारत और चीन के बीच रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो रहा है? क्या चीन अब ईमानदारी से दोस्ती निभाएगा? और क्या रूस के राष्ट्रपति मोदी और जिनपिंग की पक्की दोस्ती करवा चुके हैं? अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि 114 साल का इतिहास बदल जाएगा। 1914 से ही भारत और चीन के रिश्ते तल्ख बने हैं, लेकिन कजान में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव खत्म हुआ। कल पुतिन मोदी और जिनपिंग के साथ खुलकर दुनिया के सामने आए और ऐसा लगा कि पुतिन मोदी और जिनपिंग की दोस्ती करवाकर ही चैन से बैठेंगे। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, अप्रोच पॉजिटिव, एटमॉस्फेयर वो भी पॉजिटिव, और इन सब के बीच भारत और चीन के बीच दुनिया का सबसे लंबा सीमा विवाद। सवाल उठता है कि क्या चीन अपनी विस्तारवादी सोच को त्याग देगा? मोदी और जिनपिंग की मुलाकात कई मायनों में अहम है। अव्वल तो यह है कि गलवान वैली में दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प के बाद यह पहली मुलाकात है, जो कि एक बेहतर माहौल में हो रही है। उधर दुनिया के दो हिस्सों में भीषण रण चल रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है। गाजा से लेकर लेबनान तक भारी गोलीबारी है। तो इधर 32 महीने में रूस और यूक्रेन यूरोपीय धरती पर युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में पुतिन क्यों चाहते हैं कि भारत और चीन साथ आ जाएं? दरअसल इन सबके सेंटर में है अमेरिका। यूक्रेन को अमेरिका हथियार दे रहा है, अरबों डॉलर का पैसा भी दे रहा है, और लिहाजा यूक्रेन से लड़ाई में पुतिन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है। ऐसे में पुतिन ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के दो बिग प्लेयर्स भारत और चीन साथ आ जाएं। अगर ऐसा वो कर पाए तो अमेरिका को जवाब दे सकेंगे। मिडिल ईस्ट में पुतिन अपनी पैठ बढ़ा पाएंगे और यूक्रेन की मदद करने वाले अमेरिका को जवाब दे पाएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब चीन शराफत से पेश आएगा। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिक्स 2024 वाली दोस्ती खास होगी या नतीजा वही निकलेगा जो अब तक निकलता आया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही पुतिन के बीच मुलाकात का दौर शुरू हुआ, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब पैनल के दौरान अपने संबोधन में कुछ अहम बातों का जिक्र किया, वो क्या कहा उन्होंने, एक बार उसको सुन लीजिए। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज चर्चा में यही रहेगा कि क्या भारत चीन विवाद को खत्म कर पाएंगे पुतिन, करा पाएंगे पुतिन? क्या चीन मेल मिलाप का सिर्फ एक दिखावा कर रहा है? चीन फिर से धोखा नहीं देगा, इस बात का भरोसा क्या है? भारत चीन मिले तो मिडिल ईस्ट में रूस मजबूत होगा क्या? भारत चीन को अमेरिका की काट मानते हैं क्या पुतिन? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। दीपक बोहरा पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजनयिक के तौर पर चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर बाद दीपक बोहरा जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करती हूँ जेके त्रिपाठी सर आप ही के साथ, क्योंकि कल भी हमने सर चुनौतियों की बात की थी और चीन की बात की थी। चीन पर कितना भरोसा कर सकते हैं,
इसको भी हमने बात की थी। अभी अभी का डेवलपमेंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हो रही है। लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले रूस के रोल पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि आप रूस के रोल को इसमें कैसे रीड आउट करते हैं, दोनों देशों के बीच इस बायलैटरल टॉक को लेकर, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर रूस का क्या रोल हो सकता है, रूस कितना टेबल पर शी जिनपिंग को पक्के इरादे के साथ ला पाए हैं, और दूसरा इसके पीछे आपको रूस की मंशा क्या समझ में आती है? क्या उसके सेंटर में अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं जिनको रूस जवाब देना चाहता है? जेके त्रिपाठी सर। पूर्णिमा, आप सारे नमस्कार सभी दोस्तों को करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीन के साथ जो अभी समझौता हुआ है वो एक पार्शियल समझौता है, वो डिसएंगेजमेंट की ओर जा रहा है। अभी डिसएंगेजमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो लेकिन चीन के रुख में थोड़ी सी नरमी दिख रही है। लेकिन मैं जो जैसा आपने कहा वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसके बावजूद हमें चीन पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन का हमारे साथ द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास ये दिखाता है कि जब भी हम हिंदी चीनी भाई भाई से हमने शुरू किया था 1950 के दशक से, तब से कई बार चीन की ओर से हमें धोखा मिल चुका है, चाहे वो आतंकवादी घोषित करने में हो या कब्जा करने में हो या अरुणाचल के लोगों को वीसा न देने में हो, तमाम चीजें हैं। अभी जो चीन ने किया है उसमें यह भी है कि अभी देखिए ये पार्शियल इसलिए भी है कि उत्तरी लद्दाख के, पूर्वी लद्दाख के, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व लद्दाख के डेप्सांग और देमचोक के बारे में ये बात हुई है। अभी तो पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बाकी है जहाँ की चीन अपना वो करता रहा है, दावा जताता रहा है। अब रही बात ये कि पुतिन का इसमें क्या रोल है, तो मैं नहीं समझता कि पुतिन का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि कल परसों में जब ये डिक्लेयर किया गया कि हाँ दोनों देश के बीच में ये समझौता हुआ है कुछ चीजों को लेके, तभी से एक धनात्मक सकारात्मक हवा बननी शुरू हुई थी और तभी से ये हुआ था कि हो सकता है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में ये मीटिंग हो। अब ये आपका सवाल रहा कि रूस चाहता क्या है, तो देखिए 9 ब्रिक्स प्लस के 9 देशों की मीटिंग प्लस 10वां यूएई जो कि अभी मेंबर नहीं बना है, और इसके अलावा कम से कम 20 और राज्याध्यक्षों को इनवाइट करके, कुल 30 से ज्यादा को इनवाइट करके रूस अमेरिका को ये दिखा देना चाहता है कि उसके सैंक्शन का रूस पे कोई खास असर नहीं हुआ है। अभी भी इतने राज्याध्यक्ष तो उसके यहाँ आ ही नहीं, और पुतिन अभी मंगोलिया भी जा रहे हैं, आपने देखा, जो कि मंगोलिया जो आईसीसी का मेंबर है। तो पुतिन का ये कराने का ये था, ये दिखाने का, ये डिस्प्ले करने का कि देखिए हमारी ताकत में अभी कोई कमी नहीं आई। रही बात ये कि अमेरिका की दादागिरी, मैं कहता हूँ डॉलर की दादागिरी कम होने की, तो उसके भी चांसेस हैं, क्योंकि आपने देखा ये होगा कि रूस चीन के डॉलर स्विफ्ट के तुलना में रूस ने SPFS 2014 में शुरू कर दिया था, चीन ने CIPS 2016 में शुरू किया था, हम भी SFMS सिस्टम जो है अगले साल तक लागू करने जा रहे हैं। और अगर ये ब्रिक्स के बीच में अभी एक करेंसी की तो बात शायद अभी नहीं हो पाएगी जी सर, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रेडिंग इन म्यूचुअल करेंसी की बात होगी तो उससे अमेरिका की डॉलर की दादागिरी को तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो पुतिन का इसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, पुतिन ये नहीं है कि पुतिन भारत और चीन को साथ साथ ले आएंगे या चीन के ऊपर दबाव डालेंगे। अभी पुतिन इस स्थिति में नहीं है कि चीन पे दबाव डाले, अभी स्थिति उल्टी है, चीन इस स्थिति में है कि पुतिन पे दबाव डाल सकता है, क्योंकि चीन ड्राइवर सीट में है, पुतिन तो बैक सीट में। तो अभी स्थिति ये है कि ये हम कह सकते हैं भारत चीन के बीच में जो हुआ है वो एक तरह से, उससे आगे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM से शुरू कर सकते हैं, उन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इन्होंने कहा, शी जिनपिंग ने कहा भी है कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पे बात कर सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब चीजें ऐसे, प्लस युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाना जरूरी, ये भी शी जिनपिंग की तरफ से इसमें मेंशन किया गया था। बहरहाल कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, दीपक बोरा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो सवाल मैंने जेके त्रिपाठी सर से ही पूछा उसी को कंटिन्यू करते हुए
क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लिहाज से, और उस व्यापार के लिहाज से भी जिसमें ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। तीसरा सबसे मजबूत संगठन कई मायने में इस वक्त ब्रिक्स है। जाहिर है दूसरी तरफ सर आ जाता है अमेरिका। अमेरिका जो अपनी मोनोपोली न सिर्फ डॉलर के लिहाज से बल्कि कई और मायनों में सुपर पावर के तौर पर अपने आप को दिखाता है। मिडिल ईस्ट में चल रही है सर जंग, इजराइल ईरान, जिसमें एक तरफ पार्टी है अमेरिका, इजराइल को सपोर्ट करता हुआ, ईरान को सपोर्ट करने वाला है रूस और चाइना। फिर इधर आ जाते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और बाकी नेटो देश, जो जाहिर है कि रूस के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जो वो बहुत पहले हैंडल कर सकता था इजीली अगर उसमें नेटो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होते तो, फंडिंग से लेके हथियारों से लेके बाकी सारे सपोर्ट को। क्या आपको लगता है यहां पर चीन को क्लोजर भारत के साथ लाकर एक जवाब देने की कोशिश या अमेरिका के उस मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश का एक संदेश पुतिन देना चाहते हैं इसके माध्यम से? आभारी हूं मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूं आप जैसे एंकर से बहुत कुछ सीखता हूं। आप तो बेमिसाल हैं और आपका चैनल इज़ रियली वंडरफुल। अभी मैं एम्बेसडर त्रिपाठी को भी सुन रहा था, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है और बाकी जो आपके एक्सपर्ट्स हैं। पहले मैं द्विपक्षीय संबंध जो हमारे हैं चीन के साथ, जो बहुत बातचीत हो रही है कि अब अग्रीमेंट हो गया, दो चीज़ें हैं कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है वो बोले हैं कि हमने इस अग्रीमेंट को, चाइना ने इस अग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया है। यानी हम भीख मांग रहे थे और उन्होंने अप्रूव कर दिया। चाइना किसी दूसरे देश को अपने बराबर का नहीं समझता। क्या चाइना पे भरोसा किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। मैं एक रूसी मुहावरा आपको बता देता हूं, दवरे न प्रोवरिया। इसका मतलब होता है कि भरोसा करना भी है तो देखो देखो देखो, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और चीन के साथ है वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, डू नॉट ट्रस्ट। क्यों? 1962 में चीन ने हम पे हमला किया, उसके बाद चीन ने ही सीज फायर, यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया। उस समय उनके लीडर होते थे माओ डिंगडोंग, तो डिंगडोंग जो भी उसका नाम था, तो डिंगडोंग साहब ने बोला कि हमने हमारे जो टेरिटोरियल क्लेम थे हमने वो ले लिए हैं। अच्छा टाइगर, अगर आपने उस वक्त ले लिए तो अब क्या कर रहे हो? अब क्यों आगे बढ़ रहे हो? चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है वो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करते। अब ब्रिक्स की जो बात आती है मैम, कई देश ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। रूस ने यह साबित कर दिया है कि वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग उसके साथ हैं। और जो देश ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इसलिए नहीं जुड़ना चाहते कि चीन वहां पर है, वो जुड़ना चाहते हैं कि भारत वहां पर है, भारत पर भरोसा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी कजान पहुंच गए हैं। अमेरिका को आग लग गई है, पश्चिमी देशों को आग लग गई है। और मेरे एक रूसी फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि भाई इसको तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ से, ये गुटरगून जो भी इनका नाम है, इनको निकाल देंगे, क्या ये ब्रिक्स का सेक्रेटरी जनरल बनेगा? अब आप देखते जाइए दुनिया किस तरह से बदल रही है। बहुत से लोग ये समझ गए हैं कि जो ग्रुप और 7 नेशंस है, पश्चिमी देश, वो बीता हुआ कल है और जो ब्रिक्स है वो आने वाला कल है। तो वो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन, ये वो जो बातें चल रही हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या संदेश, एक तो पहले मैडम बता दूं सीधे तौर पर, कजान में वो सुपरस्टार थे। जितना ध्यान उन पे थे और किसी पे नहीं है, ना पुतिन साहब पे ना पिंग पोंग पे। तो उन्होंने क्या बोला है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, डिजिटल की बात की, बहुत ग्रीन एनवायरनमेंट की बात की। ये सारे मुद्दे हैं जो दुनिया को या ब्रिक्स के मेंबर्स को यूनाइट करते हैं, डिवाइड नहीं करते। और जब हम बात करते हैं ना वासुदेव कुटुंबकर्णी, हम ये मजाक नहीं करते, इट्स नॉट अ स्लोगन। इसका मतलब है पूरी दुनिया एक है, हम सबके साथ चल रहे हैं। उन इश्यूज पे फोकस करें जो हमें यूनाइट करते हैं, ना कि उन इश्यूज पे जो हमें डिवाइड करते हैं। ये भारत का संदेश है। ठीक है। मैं फिर भी अभी इसमें अपने उस पार्ट पर रुकी हुई हूं बोरा साहब, मैं उसको लेकर अचल सर के पास जाती हूं। सब वापस से मैं आती हूं मिडिल ईस्ट पर। मिडिल ईस्ट जहां पर भारत का इंटरेस्ट और वहां पर जारी युद्ध की सिचुएशन, भारत का चीन के साथ सहयोग के लिए साथ में आना, और चीन का जो सो कॉल्ड, दीपक बोरा सर ने कहा कि वी अप्रूव ऑफ दिस,
चीन क्या है वो हम सब जानते हैं, और मैंने कल भी चर्चा में इस बात का जिक्र किया था कि ट्रस्ट बट डोंट बी नाइव, और वो हम चीन के साथ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर रूस क्या चाहता है करना, और क्या रूस किसी क्षमता के साथ है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व को ज्यादा बढ़ा पाए, क्योंकि ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के लिए चुनौती है। जिस तरीके से वो मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से देश उसमें जुड़ रहे हैं, भारत उसका एक हिस्सा है, लेकिन रूस इसमें अपने लिए क्या मिडिल ईस्ट में कोई अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है? आंचल मल्होत्रा सर। देखिए पूर्णिमा जी, खास तौर से जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और अमेरिका और उसके नेटो अलाइज ने रशिया को आइसोलेट करने और उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश की है, रशिया नए दोस्त बनाने के लिए पूरे दमखम से लगा हुआ है और उसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है। और उसमें अफ्रीका के भी बहुत से देश हैं, उसमें मिडिल ईस्ट भी है, उसकी प्रायोरिटीज़ में आता है। तो ये उसकी एक ओवरऑल अप्रोच है इन द बैकड्रॉप कि जो उसे आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की वो कोशिश में लगा हुआ है और उसमें मिडिल ईस्ट अपनी खास प्रायोरिटी रखता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान जो प्रॉक्सी से चल रहा है, हमास हिजबुल्लाह, तो जाहिर है कि उसमें जो अरब देश हैं अल्टीमेटली इजराइल की अप्रोच को अप्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। ये इस्लामिक वर्ल्ड है, पैलेस्टाइन की कॉज को छोड़ नहीं सकते हैं। संबंध उन्होंने ज़रूर सुधारने हैं इजराइल के साथ। ऐसे में आपका जो सवाल है कि क्या इंडिया चाइना का एक साथ आना, मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसका मिडिल ईस्ट पे कोई डायरेक्ट असर होने वाला है। बहरहाल रशिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो कंट्रीज जो एशिया की बड़ी ताकतें हैं और जो रशिया के साथ अगर खड़ी होती हैं और आपस में इनका कोई मनमुटाव नहीं होता है, तो ये रशिया के लिए एक बहुत ही कंफर्ट पोजीशन क्रिएट करता है। वो दो देशों के बीच में बटा हुआ नहीं है पाएगा। कल को कोई मुसीबत आएगी तो उसको कोई डायलेमा या दुविधा नहीं होगी। और ऐसे में अगर इन दोनों के संबंधों को सुधारने में वो लग गया तो उसके दूसरे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बैक बर्नर पे चले जाएंगे, उन्हें सेटबैक होगी। तो काफी पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। ब्रिक्स मीटिंग के साथ इसकी टाइमिंग जो अनाउंस करने की है बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही समझदारी से की गई है। दुनिया को भी एक मैसेज गया है। और इंडिया चाइना के बीच में अगर मनमुटाव नहीं है तो ब्रिक्स को मजबूत करने में, आप मजबूत उसका प्रोजेक्ट करने में कि एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और इसमें भी रशिया का पर्सपेक्टिव आता है, क्योंकि ब्रिक्स को इनिशिएट करने में रशिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये शुरुआत ही वहीं से हुई है। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्रिमाकोव प्राइम मिनिस्टर थे, उनको श्रेय जाता है रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल को इनिशिएट करने में। वो ठीक है, काफी दिनों से पीछे उसमें सेटबैक्स आई हैं बिकॉज हमारे और चाइना के रिलेशंस की वजह से। इसको भी अगर वो रशिया इस बहाने से रिवाइव करता है तो बहुत सी एक आप कह सकते हैं कि दुनिया, ग्लोबल साउथ पर्टिकुलर, उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। और उस विकल्प देने में रशिया का रोल सामने आता है एज ए ग्लोबल प्लेयर, जो अमेरिका और वेस्टर्न अलाइज के लिए एक मैसेज है जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं। तो रशिया के पर्सपेक्टिव से इसके बहुत सारे वो हैं मल्टीपर्पज कह सकते हैं आप अप्रोच, कि एक तो दो देश नजदीक आएंगे, ब्रिक्स को मजबूत करेंगे, ब्रिक्स में रशिया का रोल है, तो कुल मिला के रशिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अब वो हमारी जो समझौता करा है टिकता है नहीं टिकता है, कितनी देर तक टिकता है, विश्वास अविश्वास, ये आने वाला समय बताएगा। पर मुझे लगता है कि अपने आप में पॉजिटिव डेवलपमेंट है, हमें ये मान के चलना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम चाइना से बहुत बार धोखा खा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे चाइना के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ट्रेड पे नजर मार के देख लीजिए, अभी भी हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर बहुत भारी है। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से। ओवरनाइट हम उसको नहीं कुछ बदल सकते इस सिचुएशन को। 30 साल में या 35-40 साल में ये हमने डिपेंडेंस डेवलप करी है।
बहरहाल हमने एक पोजीशन ली थी और हम अड़े रहे उसके ऊपर कि जब तक आप बॉर्डर पे अब शांति नहीं लाएंगे या सामान्य स्थिति नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो भी हमारा एक उद्देश्य पूरा हुआ है। यहाँ पे भी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक संदेश है शांति का, कि हर समस्या को का समाधान जो है वो बातचीत है, शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये 54 महीने की जो बातचीत चली है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, उसने भी एक माहौल बनाया। तो ये भी अपने आप में विंडिकेट करता है कि भाई आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान हिजबुल्ला हमास कॉन्फ्लिक्ट हो, इन सबको भी यही अप्रोच बिल्कुल, बहुत क्लियर आंचल सर कहा, भारत जंग नहीं कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है और हम इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ आतंकवाद और उसकी परिभाषा और उसके दोहरे रवैये के लिए कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, उसको लेकर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से अपने संबोधन के दौरान किया गया है। के सिन्हा साहब, ब्रिक्स के एक्सपेंशन की मैं बात कर लेती हूँ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसमें मैं जियोपॉलिटिकल चेंज की भी बात करना चाहती हूँ। जिस तरीके का बदलाव आ रहा है, ये देख रहे हैं कि रशिया आतुर है कहीं ना कहीं। जब पुतिन ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे और बाकी देश हैं वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अभी ब्रिक्स के साथ क्या है सर, कि एक तो परसेप्शन है जिसको पुतिन और स्ट्रांगली रखना चाहते हैं, वो ये कि ब्रिक्स देशों का जो समूह है वो पश्चिमी देशों को जवाब है मजबूती के तौर पर। दूसरी चीज सर ये कि जब इसके एक्सपेंशन की बात पुतिन करते हैं तो भारत का इसमें रिजर्वेशन ये है कि इसमें सदस्यता का कोई नियम नहीं है। मतलब आप अर्थव्यवस्था को आधार बनाते हैं बाकी देशों का, या फिर उनकी जो जियोग्राफी है उसको आप आधार बनाते हैं। जाहिर है कि भारत को यह सोचना होगा ना, क्योंकि भारत किसी गुट का हिस्सा अभी तक नहीं रहा है। लेकिन ब्रिक्स मजबूत होने के साथ और रशिया के अपने माइंडसेट में ये कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आती हैं क्या दोनों तरफ? पूर्णिमा जय हिंद। देखिए, आपका जो सवाल है ब्रिक्स को लेके है, तो ब्रिक्स की अचल साहब ने इसको थोड़ा सा टच किया था। तो ब्रिक्स 2006 के आसपास आया था और 2005 के आसपास में आप देखिएगा क्वाड की एक भी बातचीत चली थी। तो यदि आप इसको देखते हैं, पहला तो ब्रिक्स इज नॉट अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अगेंस्ट एनीवन। ब्रिक्स की जो परिकल्पना है, उस समय ऐसा नहीं था कि यूक्रेन वॉर हो चुका था और चीजें हुई थी, क्योंकि ये मेरा आज का भी मानना है और पहले से भी लगातार मैं इसके पर मानता हूं कि 2022 में इट इज द वेस्ट, उन्होंने पुल किया है रशिया को टू डू द यूक्रेन के अंदर में, जो कि 1991 में जब आप यूएसएसआर को तोड़ने के बाद, तो वो तोड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। अब हम इसको ये कहें कि आज पुतिन साहब पूरा चीज यही कर रहे हैं, रशिया ये करना चाह रहा है, तो ये हमारे लिए, हमारी समझ में मेरे अनुसार थोड़ी गलतियां होंगी, या हम उसको वो उतनी दूर तक नहीं देखते हैं। अच्छा। हम इसको बैक में जाइए, जब ये 4 लोग आए थे और इसके सूत्रधार तो जैसा बताया अचल साहब ने, सूत्रधार तो यही पुतिन साहब ही थे 2006 के आसपास में। और उस समय 4 देश था, 5 देश भी नहीं था, उसमें था रशिया, इंडिया, चाइना, और ये परिकल्पना जो थी, और उसमें ब्राजील था। तो एक ये परिकल्पना थी, उसमें ये नहीं था कि जो रशिया की, जो पुतिन की सोच है कि पूरा वेस्ट ये सोचता था कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशियन सेंचुरी, जहां पर पूरा का पूरा होगा। ये एक सच्चाई है जो कि वेस्ट उसको तोड़ना चाहता है, कि दे डोंट वांट टू गिव द अपॉर्चुनिटी, वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जद्दोजहद है। 2 दशक के बाद हम आज ब्रिक्स की जो बात कर रहे हैं, जिसमें 2009 में इसमें 5वां सदस्य जो इसके साथ जुड़ा है वो साउथ अफ्रीका था, और उसके बाद आप देख रहे हैं आज तो 9 है प्लस 1 मोर, और तकरीबन 40 के आसपास लोग देख रहे हैं इसकी एब्सोल्युटली जाहिर कर चुके हैं इच्छा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से इसकी जो परिकल्पना है 130 की होगी। इसलिए अभी दीपक वोरा साहब ने बहुत बड़ी बात ब्रेक की है न्यूज, कि इसमें यूएन के भी वो आ गए हैं, पहुंच चुके हैं। ये तो ये माना जा रहा था। देखिए, एक जगह है आर्टिकल, ये चाहती नहीं है कि इवन इट इज अ पोस्ट इन 21st सेंचुरी, इट कैन चैलेंज यूएन के अस्तित्व को भी, क्योंकि यूएन के अस्तित्व में कहाँ चैलेंज है? भारत आज उसको आप परमानेंट 5 की जगह में जो बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ढूंढना चाहते हैं। चाइना उसको रोकता है ना, और तो कोई नहीं। सारे तो बोलते हैं कि आप आ जाइए, चाइना बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसके पास वीटो पावर, वो देना नहीं चाहता है स्पेस को। ब्रिक्स के अंदर में भी इसको हाईजैक चाइना ही करना चाहता है। चाइना चाहता था, और अब क्यों
चीजें बदली हैं। और इसमें आप कहेंगे कि पुतिन साहब ने ये कर दिया कि हमारे से समझौता करा दिया, ये थोड़ी सी मेरे अतिशयोक्ति होगी और जायजगी होगी। ठीक है। देखिए 2020 में क्योंकि 2017 को आप सोचिए, ब्रिक्स में ही जाकर जब ये हुआ था आपका डोकलाम, तो ब्रिक्स में ही जाकर के ये चीजें हुई थी कि 73 डेज का जो स्टैंड ऑफ है ये खत्म हुआ था। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब वुहान गए थे। वुहान को हम जानते हैं जहां से आई है, पर वुहान गए थे। वुहान में शी जिनपिंग को एक चीज समझाया था और खुले तौर पे, और देखिए उसके ऊपर लिटरेचर देखिए, वुहान सबसे इंपॉर्टेंट, और वही चीज आज 2024 में हो रही है। उनको यह समझाया था कि दिस इज द एशियन सेंचुरी। हम इस साउथ एशिया या एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में हम एलिफेंट हैं, आप ड्रैगन हैं, मिलके हम बैठे, मिलके करें काम, और हम अपनी इस 21st सेंचुरी के जो सपने हैं, जो सबकी उम्मीदें हैं। और प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी, वो वार्ता भी खत्म हो चुकी है। 5 साल बाद ये औपचारिक बातचीत हो रही थी और 45 मिनट तक 45 मिनट्स तक दोनों के बीच में ये बातचीत चली है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच जारी बायलैटरल टॉक अब खत्म हो चुकी है। ये बायलैटरल टॉक 45 मिनट तक चली, जिसके बाद इस बैठक के खत्म होने की खबर है। जरा ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के साथ बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि 5 साल बाद ये औपचारिक मुलाकात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और मोदी जिनपिंग के बीच ये बायलैटरल टॉक खत्म हो चुकी है। 45 मिनट तक ये बातचीत दोनों देशों के बीच चली है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहले एक ऊहापोह की स्थिति थी कि दोनों के बीच में बातचीत होगी नहीं होगी, बायलैटरल टॉक होगी या नहीं होगी, लेकिन फाइनली इस पर मोहर लगी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। जाहिर है कि इसको एक सकारात्मक कदम के तौर पर, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर हम समझने की कोशिश करें, या फिर किसी की चीज के शुरू होने के तौर पर हम देख सकते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत हुई है। और ये हुआ है कजान में, जहां पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिले, दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष और वहां पर मौजूद डेलीगेशन के बीच चर्चा हुई, बातचीत हुई, ये बायलैटरल मीटिंग। और ये देखिए शी जिनपिंग आते हैं, पहले आगे की तरफ जाने का इशारा प्रधानमंत्री मोदी को करते हैं। दोनों इस वक्त हाथ मिलाते हुए आपको नजर आएंगे और दोनों के बीच में ये मुलाकात, ये बातचीत अब खत्म हो चुकी है। और ये बातचीत चली 45 मिनट तक, 45 मिनट्स तक दोनों के बीच में ये बायलैटरल टॉक अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये तस्वीरें देख रहे हैं के सिन्हा साहब। जल्दी से मैं चाहूंगी अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ सेकंड्स आपको दूंगी सर। बॉडी लैंग्वेज रीड कर पा रहे हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत के बाद की? एब्सोल्युटली। देखिए जो मोदी साहब हैं, हंसते हुए, एक खुशी, और उधर एक बुझा हुआ चेहरा जो मैं रीड करता हूं। और देखिए क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है वो 2020 में जब गलवान के बाद प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि विस्तारवाद खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि खत्म कर देंगे, ये चाइना का विस्तारवाद खत्म हुआ। और ये आपने 5 साल तक, 4.5 ईयर्स तक इसमें डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी योगदान है। ये हमारे 3 बैठे हैं हमारे डिप्लोमेट्स, उसका योगदान, मिलिट्री का योगदान, मिलिट्री डिप्लोमेसी का योगदान। और ये डिफीट है, डिफीट ऑफ हेजेमोनिक बिहेवियर। आप इनकी और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज
इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। श्री मोदी को जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूंगी। त्रिपाठी सर इन्हीं शब्दों के साथ कह रहे हैं कि सीमा पर शांति स्थिरता रहनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। बहुत क्लियर एंड लाउड मैसेज प्रधानमंत्री मोदी का चीन के साथ। देखिए पूर्णिमा, म्यूचुअल सेंसिटिविटी से मैं बात करता हूं। म्यूचुअल सेंसिटिविटी कहने का मतलब यह है कि आप हमारी संप्रभुता को मान्यता दें, आप हमारी संप्रभुता का सम्मान करें। राइट। का मतलब कि आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी वहां पे दिखाएं, ये नहीं कि आप हमारे जमीन को कब्जा करके बैठे। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई और मोदी जी ने ये साफ कर दिया कि हम ये आशा करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होगी। मैं एक चीज देखिए आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी पूछा था कि ये बॉडी लैंग्वेज, मेरा ये मानना है अपने अनुभव के आधार पे कि जब हार्ड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज एक स्थिति तक, एक सीमा तक ही काम करती है। क्योंकि आप देखिए कहीं भी ये नहीं होता कि राष्ट्राध्यक्ष मिले तो कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन वो मुंह बना के नहीं मिलते हैं, तो कुछ दिखाते हैं फोटो ऑप्स के लिए। एक यहाँ पे देखिए एक चीज और मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे देखिए शी जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं और फिर मोदी जी आते हैं, शी जिनपिंग उनको लेकर के झंडे तक आते हैं। इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग होस्ट हैं या तो शी जिनपिंग ने, चीन ने ये वार्ता की पेशकश की होगी और भारत ने उसको मंजूर किया होगा, तो इसलिए वो चीन के बुलावे पे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि चीन की ओर से इनिशिएटिव आया है, भारत की ओर से नहीं। लेकिन हमें चीन को, जैसा मैंने पहले भी कहा, चीन पे विश्वास इतना आंख मूंद के नहीं कर लेना चाहिए। कई चीजें हैं जिससे हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब बातों के तहत, इन सब बातों के अतिरिक्त हमको कभी भी सैन्य प्रतिबद्धता या मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस है वो नहीं कम करनी चाहिए। क्योंकि चीन दो ही चीजों से मानता है, या तो इकोनॉमिक सैंक्शन और या सैन्य प्रतिबद्धता। तो इकोनॉमिक पैरिटी तो हमारे बस में अभी नहीं है क्योंकि चीन 3 गुना हमसे ज्यादा बड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी। लेकिन सीमा पर अगर हम सन्नद्ध रहेंगे और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करते रहेंगे, तब चीन कुछ करने से पहले, ऐसा गलवान जैसा मिसएडवेंचर करने से पहले 4 बार सोचे। ठीक है, जल्दी से मैं आंचल सर से और वोरा सर से इसी जो अभी प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य आया उसको थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। आंचल सर, आप क्या समझ रहे हैं इससे, और स्पेशली इस एक लाइन को मैं लेकर कंटिन्यू करती हूँ कि सीमा पर शांति स्थिरता रहनी चाहिए, मतलब बरकरार रहनी चाहिए। ये चीन को मेक श्योर करना होगा कि फिर से वो सब ना हो जो चीन ने पहले किया। इफ आई एम रीडिंग इट करेक्टली सर, आंचल मल्होत्रा। जी बिल्कुल, और जो मेरी रीडिंग है पूर्णिमा जी, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति स्थिरता के अलावा कोई बात नहीं कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब यहाँ से संबंध, हाँ इतना जरूर कहा कि हम दोनों के बीच में सामान्य संबंध जो है वो 2 देशों के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे वैश्विक उसकी इम्पोर्टेंस है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप सीमा पे जो है, विच मीन्स कि हम interests of our 2 countries and 2 peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest.
एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में शी जिनपिंग को आप सुन रहे उत्पन्न थे। हुए मुद्दों पर More बनी सहमति का communication and हम cooperation. स्वागत करते हैं। मोर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, ये जो 2 बातें कही गई, आदित्य मेरे साथ है, कंफर्म करेंगे जरा न्यूज रूम से एक बार? ठीक है। मीनवाइल आंचल सर अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर वोरा सर आपके पास आती हूं। म्यूचुअल कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, तो कम्युनिकेशन तो है ही ना, कम्युनिकेशन तो रखने की कोशिश ही की जा रही है, और कोऑपरेशन तब होगी जब आप देश की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और विस्तारवादी नीति को छोड़ेंगे। देखिए, आप तो हमने दोनों को जो एक्सर्ट सुने, हम दोनों की दोनों नेताओं की जो बात हमने सुनी, तो एक स्टार्टिंग एकदम खुल के जो बात सामने आ रही है, मोदी जी ने एक बहुत ही उसे लिमिटेड रखा अभी। उन्होंने कहा है कि पहले आप इसे साबित करो कि ये समझौते पे आप खरे उतरोगे, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी है। शिपिंग जो है, उसकी जो बात, उसका जो कंटेंट है, उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, बहुत सी बातें जो करी हैं। इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, ग्लोबल रिलेशंस, तमाम बातों का जिक्र उनका। हाँ, तमाम बातों। और लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि शिपिंग या चाइना जो है, आज नहीं पिछले कई महीनों से भारत को रीच आउट कर रहा है, और इस क्राइसिस के दौरान भी भारत को उन्होंने कई बार कहा कि हमें बॉर्डर डिस्प्यूट या जो भी LAC पे डिस्प्यूट है, उसे बैक बर्नर पे रख के आपस में कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना चाहिए। और उसने यहाँ तक कहा है कि वेस्ट और अमेरिका जो है, भारत को अपने जाल में फंसा रहे हैं और भारत को उससे बचना चाहिए। तो चाइना ने एक गलती करी, उसे एहसास हुआ कि उसने गलती करी, उसे लगा था कि शायद भारत दब जाएगा और इस्लामी स्लाइसिंग से कुछ ना कुछ वो हथियार लेगा। जब उसने देखा कि भारत की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि वो हर चीज को ताक पे रख के बॉटम लाइन ड्रॉ कर देता है कि जब तक शांति और स्थिरता नहीं होगी बॉर्डर पे, LAC पे, हम किसी भी दूसरे विषय पे बात नहीं करेंगे। और इसमें चाइना का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जब उसे इस बात की रियलाइजेशन होती है, तो अपने ग्लोबल टाइम्स जो एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी या उनकी गवर्नमेंट का माउथपीस है, 50 बार हमें रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये इस मीटिंग में, इस जो छोटा सा हमने जो सुना, उसमें भी यही मैसेज आ रहा है। वो चाहता है कि आगे बढ़े, हम भूल जाएंगे अगर कुछ छोटा मोटा हो भी रहा है वहां पे, उसे कम्युनिकेशन पे डाल दे कि अरे यार, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर कि LAC पे कुछ हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं। ये उसकी पहले भी अप्रोच थी, वही अप्रोच आज भी रिफ्लेक्ट हुई है। और इजी वे आउट भी है सर, इजी वे आउट भी है। आप कह दीजिए भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, इसीलिए ये सब कुछ हो गया, तो ये इजी वे आउट भी है। एक बार जल्दी से समय आप लोगों के पास आती हूँ, न्यूज रूम चलूंगी। अदिति वहां पर इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर मौजूद है। अदिति, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड सेंसिटिविटी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसका जिक्र किया, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन, इसका जिक्र शी जिनपिंग ने किया। एक पेज पर ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समानांतर तब हैं जब आप एक दूसरे की जरूरतों को और साथ ही ये भी समझेंगे कि बॉर्डर किसका क्या क्या है। मैं वापस से आ जाती हूं, क्योंकि जो हम मानते हैं वो चीन मानने को तैयार नहीं। आप कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेकिन विस्तारवादी सोच आपकी इंटैक्ट है। और ट्रस्ट की जब बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो वो चीन के साथ तो बहुत मुश्किल नजर आता है। भारत तो हमेशा से ही डायलॉग और कोऑपरेशन की बात करता आया है। भारत हमेशा से ही कहता आया है कि आतंकवाद और बिजनेस साथ साथ नहीं चल सकता। भारत ने आज भी ब्रिक्स में कहा है कि आतंकवाद का दोहरा चेहरा नहीं चल सकता। चीन ने आज कहा कि कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बात है, भारत इसका स्वागत करता है। लेकिन जो भारत ने कहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर बॉर्डर्स, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट
टू कंट्रीज शुड हैव। कैसे? उन्होंने कहा सेंसिटिविटी भी। सवाल यही था कि पाकिस्तान में भी एससीओ की बैठक में जब विदेश मंत्री गए तब यही कहा गया था कि आपने भारत की अखंडता संप्रभुता का अपमान किया, आपने भारत को हर्ट किया। आपको लगता है कि हम वही विस्तारवादी सोच। तो सवाल यही है कि आज भी भारत यही समझा के आया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी, आपको उतना सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हम बॉर्डर अब क्रॉस नहीं कर सकते। हमारी हदें और हितों के लिए यही अच्छा है कि हम अपनी जमीन, और फिर भारत ने ये बता दिया कि ये वो पुराना भारत नहीं है। भारत ने ये बता दिया कि चीन इतना दबाव डालता रहा कि हम जिसकी वजह से मेरा डिप्लॉयमेंट करना पड़ा, लेकिन भारत जिस भी स्थिति में था 4 साल तक मेरा डिप्लॉयमेंट रखा और साथ में हैंड टू हैंड बातचीत हुई। चीन ने तो ये दबाव डाला था कि एलएसी पे जो कुछ भी हो रहा है, लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर बातचीत करेंगे लेकिन बिजनेस साथ में करेंगे। भारत ने कहा नहीं, डायलॉग होगा तो आप विस्तारवाद नहीं कर सकते बिना पूछे, और डायलॉग चाहते हैं तो आपको उसे रोकना होगा। इसलिए भारत ने बिजनेस रोक दिया, सारी वेबसाइट्स रोक दी, और तब जाके अब चीन को समझ आया है कि भारत के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री भले ही बहुत अच्छे लेवल पर आकर बातचीत हो रही है, दुनिया देख रही है, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी का जिक्र ही है। कम्युनिकेशन कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट कम्स हैंड इन हैंड। बट आपको वो रिस्पेक्ट रखनी होगी कि किसी देश की अखंडता संप्रभुता का सम्मान म्यूचुअली रखना पड़ेगा। तो दो टूक, और आज भारत ने एक बार फिर मां का जिक्र करते हुए कहा कि हमको ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण की बात करते हुए कि एक पेड़ लगाना होगा ब्रिक्स के देशों को। उन्होंने कहा कि यूपीआई में ब्रिक्स के देशों के साथ शेयर करने को तैयार हूं। आप सोचिए कितनी प्रोग्रेसिव, और क्योंकि देखिए वापस मैं ये कहूंगी, दोस्ती कुछ नहीं होती है, यहाँ पर इंटरेस्ट कन्वर्ज करने चाहिए। इंटरेस्ट अब चाइना के अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ज करेंगे, इसलिए भारत के पास आना पड़ा। व्हाट इफ ट्रंप की सरकार आ जाती है तो क्या होगा चाइना के साथ, जाहिर तौर पे। लेकिन एक बात खास है, हम कितने ही बायलैटरल बात करें, पूरी दुनिया देख रही है, बॉडी लैंग्वेज भी, भारत को चाइना के इतिहास को समझते हुए ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही वजह है। और इसीलिए 3 चीजें, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक मजबूती, भारत को सैन्य मजबूती, और भारत को बॉर्डर्स पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती करनी होगी अगर चाइना के साथ डील करना है या दुनिया में किसी भी देश के साथ डील करना है। ठीक है जी, चलिए। बहरहाल 45 से 50 मिनट तक मुलाकात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच चलकर फिलहाल खत्म हो चुकी है, और दोनों की तरफ से वक्तव्य भी सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सेंसिटिविटी का जिक्र किया, तो यहाँ शी जिनपिंग ने मोर कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेसी का भी जिक्र किया है। मेरे साथ दीपक बोरा साहब जुड़े हुए थे, अचल मल्होत्रा जी, जेके त्रिपाठी जी, के सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। अदिति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो 5 साल बाद ये औपचारिक बातचीत, ये औपचारिक मुलाकात और सीमा पर बनी हुई सहमति का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ किया है।